टीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। आप सबको जुमा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है और आज एक नए दिन का आगाज़ हमारे साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोशिश करेंगे आज का दिन भी और ख़ास तौर पे ये 2 घंटे जो हमारे साथ होते हैं बहुत अच्छे से गुजरें और इसमें बहुत कुछ आपके लिए हम डेली लेकर आते हैं। आज भी हम लेकर आएँ। आज हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तो बात करनी है, लेकिन इसके साथ साथ सुबह की अच्छी खबर ये थी लाहौर की हद तक कि मौसम बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई उस तरह। बेहतर हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बेहतर हो गया। बेहतर हो गया क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से पड़ी है उसमें ज़रा से भी हवा थोड़ी सी चलती है तो मुझे लगता है मौसम बहुत अच्छा हो गया। लेकिन स्टिल जो है उम्मीद करते हैं कि इस वीकेंड पे हमारा जो वीकेंड अच्छा हो और बारिश हो जाए, मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, आउटडोर सिटिंग हो जाए। मतलब ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं मेरी, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। लेकिन इसके साथ साथ वैसे तो हमने आगे जाके बात करनी है। ये आउटडोर सिटिंग से मुझे याद आया कि जब आउटडोर सिटिंग अलाउ होती है तो फिर कोविड बढ़ जाता है और इंडोर सिटिंग अलाउ होने से कोविड बढ़ा है। नहीं, सिटिंग किसी किसी सिटिंग, हाँ, वैसे सिटिंग किसी किस्म की हो तो उसमें बढ़ जाता है। गैदरिंग से एक्चुअली बढ़ जाता है। इंडोर आउटडोर सिटिंग कोई भी जब एसओपीज में नरमी की जाती है तो उससे नुकसान होता है। और दूसरी जानिब ये भी है कि हम आजकल क्योंकि शजरकारी हो रही है और हमारी कोशिश होती है कि हम इस हवाले से गाहे बगाहे बात करते रहें। बहुत सारे लोग इस हवाले से कर भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हम समेत उनके लिए ये मैसेज होता है कि शजरकारी कीजिए, अच्छे अच्छे पौधे लगाइए। और इस वक्त जो खबर आ रही थी कल लाहौर के हवाले से कि बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर जो फ्रूट्स के जो मुख्तलिफ ट्रीज हैं उनको प्लांट किया जा रहा है और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। और हम इस हवाले से चूंकि हम एक्सप्रेसो में इस काम के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आपको ऑन एंड ऑफ बताते रहते हैं, मजीद भी बात करेंगे। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। कोरोना केसेस नीचे आते आते फिर ऊपर चले गए। सूरत हाल खराब हुई तो मजबूरन पाबंदियां लगाना पड़ेंगी, वजीर आजम इमरान खान। मरियम नवाज की ललकार, आजाद कश्मीर जलसे में कहा कश्मीर इलेक्शन चोरी हुआ तो शराय दस्तूर पर कैंप लगाकर बैठ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का आईजी इस्लामाबाद से राबता, लड़के और लड़की पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। हमारी नफ्सियात और शख्सियत की परवरिश में सियाहत कितनी अहम है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी ब्राजीलियन एम्बेसडर से। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। वैसे इंग्लैंड वाला जो मामला हुआ ना, कल मैंने क्या कहा था, थोड़ी एम्बैरेस हो रही कल थी। क्या कहा था? अच्छा ठीक है, आपको तमगा दे दूं। मतलब तमगा क्यों नहीं दे दो? 9 विकेटों से पाकिस्तान मैच हार गया। इस पे बहुत शदीद लड़ाई होने वाली है, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमने कोविड की बात करनी है। कोविड बहुत ज्यादा कोविड की वजह से टीम आउट हुई। वैसे वाकई कोविड की वजह से हुई है। चंद रोज बाद ही कोरोना के केसेस पहले हम कह रहे थे कि कम हो रहे हैं, सारा कुछ मामला ठीक हो रहे हैं, हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। असद उमर साहब ने कहा 4th वेव आएगी, उस पर भी उनका एहतियात करें, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। लेकिन अब कोरोना वायरस की जो शरह है वो बढ़ने लगी है पाकिस्तान में। इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं 1737 केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे में और जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 3.65% तक जा पहुंची है। और ये रेशो जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, अब नरमी की गई पॉइंट ये 1 से भी नीचे आ गई थी और अभी ये 3.6 बता रही हैं, 6.5 बहुत बड़ी रेशो हो गई है। यानी कि हर 100 में से फिर तकरीबन 4 बंदे पॉजिटिव हो रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि अब ये उस वक्त की हम बात करें जब लोगों ने टेस्ट करवाना बंद कर दिए हैं या कम कर दिए हैं, टेस्ट नहीं करवाते लोग अब, क्योंकि थोड़ा सा कोविड फ्रेंडली जो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसको आप 2-3 टाइम्स डबल कर लें, इसको आप 2-3 टाइम्स आराम से डबल कर लें। वो केसेस जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते या लोग अब नहीं आ रहे, तो इस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है। और कल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया कि पहले आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते बढ़ना शुरू हो गए, अगर इसी तरह से सिचुएशन रही तो हमें मजीद पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और हमें हाँ सब जलसे तो रोकें कश्मीर में, जलसे तो रोक नहीं रहे कश्मीर में। मुसलसल इलेक्शन कभी और हुकूमत को मिलकर कोई लायामल इस पे बनाना चाहिए। जलसे हो रहे हैं कश्मीर के अंदर और मंडियां लग गई हैं, ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जहां से ईद आ रही है, बाजारों में भी रश आपको मिलेगा, पाबंदियां वैसे नरम हो गई। पब्लिक ने जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया वो कहते हैं जी अब तो मास्क पहनना हम पे वाजिब ही नहीं है, वो मास्क भी नहीं पहनते, ख्याल भी नहीं रखते। सो आप एज अ पब्लिक इसका ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम खुदा ना खास्ता 4th वेव में आए तो हम सब के लिए बड़ा अजीब अलार्मिंग सी सिचुएशन हो जाएगी। तो आपने वैक्सीनेशन करानी है और एहतियात करनी है। अच्छा जी, कोविड के हवाले से तो हमने बात की, अब हम चूंकि अपनी एज यूजुअल बड़ी खबर आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से आपको बताते हैं, देखते हैं आज की बड़ी खबर।
जिक्र करते हैं कुछ इस्लामोफोबिया का और फिर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जान से बढ़कर है, जिस पे हमारा सब कुछ कुर्बान है। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पे उनकी जो नामूस है वो हमारी जानों से भी हमें अजीज़ है। उनकी हुर्मत पर किसी किस्म का कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता, बल्कि सोचा भी नहीं जा सकता। मगरिब के हवाले से हम अगर देखें तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, गुस्ताखाना खाके बनाए जाते हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है। नॉर्वे में हमने देखा कई ऐसे वाक़यात हुए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर। ऐसे इक़दाम से न सिर्फ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचती है और बार बार मुसलमानों का इम्तहान लिया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया का जो अमन है वो भी ख़तरे में पड़ जाता है। हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मामले पर कम तरीन मुसलमान की भी बात करें, या मेरे जैसा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जो कमज़ोर तरीन इंसान है अकीदे को लेकर या अमाल को लेकर, वो भी उसकी भी गैरत गवारा नहीं करती कि इसके ऊपर ज़रा सी बात भी की जाए। जबकि अगर हम तमाम मुसलमानों की जानिब से बात करें तो इसका फिर रिएक्शन भी आता है, और आना चाहिए, बिल्कुल, इससे आगे तो और कुछ है नहीं। और फिर जब ऐसा कोई रिएक्शन आता है तो फिर मुसलमानों को और इस्लाम को दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया जाता है, और इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मगरिब और यूरोप में होलोकास्ट पर कानून साजी तो कर ली जाती है, होलोकास्ट पे बात करने को जुर्म समझा जाता है। इससे ज़्यादा अगर हम मगरिब और यूरोप की जानिबदारी से क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए कानून साजी तो हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें बरतानिया में, तो एहतजाज के दौरान विंस्टन चर्चिल समेत कौमी शख्सियात के मुजस्मों को गिराया गया। बरतानिया से अपनी कौमी शख्सियात की इतनी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं हो सकी, और बरतानवी पार्लियामेंट की बात कीजिए तो उसमें कानून साजी पर बिल आ गया और इसके लिए 10 साल कैद की सज़ा भी तजवीज़ की गई। लेकिन दुनिया की आबादी का कहा जाए एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान है, और जब हम बात करते हैं मगरिब और यूरोप में, तो 2 अरब मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मुकद्दस किताबों की बार बार गुस्ताखी और बेहुरमती की जाती है। लेकिन इस हवाले से हम सज़ा तो क्या, जुर्म के खिलाफ बोलना भी गवारा नहीं जाता, और इसे जो केले आज़ादी राय, इजहार राय करार देकर दोहरे मयार का सबूत दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात की जाए तो आलमी सतह पर मुसलसल उन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उठा भी रहे हैं, और इस हवाले से कानून साजी का मुतालबा भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक मुस्लिम खातून रुकने असम्बली नाशा साहिबा ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाया है, और उन्होंने एक नहायत जज्बाती और पुरजोश तकरीर की है, और अपने इस हवाले से मुतालबा भी किया कि जिस तरह आपको अपने बादशाहों की मूर्तियों से प्यार है, इससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम है। उन्होंने एक मिसाल दी, और बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से ऐसी चीज़ आना यकीनी तौर पे बहुत एक अच्छी एक खुशाइन बात है, होना भी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए यूरोप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर भी सज़ा का कानून बनाया जाए, और बार बार शाये होने वाले गुस्ताखाना खाकों को भी बंद करवाया जाए। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह साहब एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ा उनका इक़दाम है, खिराज तहसीन पेश करते हैं उनको, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से उन्होंने अब तक क्या अचीवमेंट की है और मजीद क्या देख रही हैं पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से। नाज़ाहिबा, आपने बरतानवी पार्लियामेंट में नामूस रिसालत का मामला उठाया है। बरतानिया दुनिया भर में गैर मामूली असर और रसूख रखता है। हम अगर पार्लियामेंट की सतह पर बात करें तो इस मामले को नुमाया भी किया गया है। आलमी सतह पर इस सूरत हाल को किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, कैसे तब्दील हो सकती है? यकीन है कि देखें, जब हमारी एक पोजीशन होती है पार्लियामेंट में, हम एक इलेक्टेड मेंबर्स हैं, खुद भी मुसलमान हूँ, मेरे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें ज़्यादा मुसलमान हैं, और उनकी आवाज़ मेरा फ़र्ज़ है पार्लियामेंट तक पहुँचाना, उनकी नुमाइंदगी करना। और ये नुमाइंदगी जो थी वो मैंने अपने कंस्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पर की थी, अपने जो फीलिंग्स का जाहिर मैंने की थी। इम्पैक्ट क्या होगी, देखें, इम्पैक्ट कोई ये जो ऐसी चीजें होती हैं ना, ये रातों रात काम नहीं होते, ये सालों साल लग सकते हैं। इस्लामोफोबिया भी आज पैदा नहीं हुआ, ना ही कल पैदा हुआ था। जो इस्लामोफोबिया है वो कई डेकेड से चल रही है और मजबूत हो रही जा रही है। उसके खिलाफ हमने जो कैंपेन करना है इस्लामोफोबिया के खिलाफ, वो भी आहिस्ता चलेगा, वो रातों रात कुछ बदलेगा नहीं कानूनी तौर पर। मगर मुझे ये है कि हमने लोगों के दिलों तक पहुंचना है, उनके दिलों और दिमागों में पहुंचाना है कि जिस तरह आपको भी तकलीफ हो सकती है, आपके जज्बातों को तकलीफ हो सकती है, इसी तरह हमें भी हमारे जज्बातों को भी तकलीफ होती है, हमें भी दुख लगता है। तो उस दुख को हमने समझाना है औरों को, जो नॉन मुस्लिम है, दुनिया के जो और लोग हैं, उनको समझाना है कि देखें,
आपके लिए जो चीज प्यारी है, हमारे लिए प्यारे हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमने वो जो प्यार है, वो गहराई जो है, हम उसको इजहार करना चाहें ताकि लोग समझ सकें। क्योंकि जब तक हम समझाएंगे नहीं तो इस्लामोफोबिया हम दूर कैसे करेंगे? समझ आएगी और इस हवाले से आवाज़ उठाए। अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करें तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इस्लामोफोबिया के हवाले से, आपको लगता है कि जिन पॉइंट्स की तरफ, जिन निकात की जानिब दुनिया की तवज्जो मबज़ूल कराई है, आप इससे कितनी जो कह लें एग्री करती हैं, मुत्तफ़िक हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान को आलमी सतह पर क्या करने की ज़रूरत है? तो देखें पाकिस्तान को मैं सब जो जितने भी लीडर्स हैं दुनिया के, उनका सब फर्ज बनता है कि जो मुसलमानों की खिलाफत हो रही है, मुखालफत हो रही है, जो इस्लामोफोबिया है, ये एक ऐसी जहर है जो दुनिया में फैल रहा है, मुसलमानों की मुखालफत हर जगह पर हो रही है। तो इसको हाईलाइट करना चाहिए, अवेयरनेस रेज करनी चाहिए, ताकि क्योंकि मुसलमानों से किसी को डरना नहीं चाहिए, इस्लाम से भी किसी को डरना नहीं चाहिए। और जो मुसलमानों पर इस्लामोफोबिया की वजह से जो असर होता है वो हमारी ज़िंदगियों पर असर करता है, हमारी कम्युनिटीज पर असर करता है। तो इसलिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और अवेयरनेस जरूर उठानी चाहिए, ये हमारा बिल्कुल है। आई एग्री विद यू। और नाज़िबा, प्राइम मिनिस्टर ने OIC पर भी जोर दिया है, जो कि 57 से ज़ायद ममालिक उसमें शामिल हैं, कि वो भी इस्लामोफोबिया और नामूस रसालत के मामले पर आवाज़ उठाएं। इस हवाले से अगर OIC ममालिक की आवाज़ की हम बात करें और वो आवाज़ अगर उठाई जाए तो वो कितनी मुअस्सर हो सकती है आपके ख्याल में? तो IOC कंट्रीज के जो आवाज़ है, कलेक्टिव आवाज़ दुनिया के लिए बहुत अहम है और उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, इस मौजू पर बात करनी चाहिए और इसकी अवेयरनेस रेज करनी चाहिए। या सिर्फ IOC नहीं मगर पूरे जो दुनिया के ममालिक हैं, देखें जो मुसलमान हैं दुनिया में कम नहीं है, 1.3 बिलियन मुसलमान हैं, और जो ये आवाज़ हम उठा रहे हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, हमें बिल्कुल बहुत अहमियत से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो IOC की तरफ से हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स की तरफ से हो, लेकिन ये सब की जिम्मेदारी है इस मौजू पर बात करना, क्योंकि दुनिया में हमें सुकून चाहिए और इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों पर जो असर होता है वो ठीक बहुत नहीं है। सारे मुसलमान हैं दुनिया भर में, और आपने अपनी स्पीच पे भी ये मेंशन किया कि दुनिया भर में पाकिस्तान के सफारत खाने भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें इस्लामोफोबिया की और गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये सफारत खाने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब हुए हैं? तो देखें, जो मैंने तकरीर की थी पार्लियामेंट में, जो मैंने डिबेट की थी, वो बैसनी लॉ के बारे में नहीं थी। वो मैंने सिर्फ हाईलाइट किया था कि जो हमारी जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न डेमोक्रेसी की, यानी कि ये एक गवर्नमेंट है जो कानून पास करना चाहता है, जो अगर स्टैच्यू को अटैक किया जाए तो 10 साल की सजा होती है, स्टैच्यू की वजह से नहीं मगर जज्बातों की वजह से, उनके जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी कमेमोरेटिव फीलिंग्स है। तो मैंने सिर्फ ये साफ कहा है कि देखें, हमारे जो मुसलमान हैं, हमारी जो कमेमोरेटिव फीलिंग्स है हमारी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए कायम है। हमारे दिलों को दुख लगता है, तो मैंने ये दुख की बात की थी। और रह गई इस्लामोफोबिया की बात, तो देखें हमें इस बात पर काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा हुआ है, मगर दुनिया के जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, जो नॉन मुस्लिम भी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि इस्लामोफोबिया को टैकल करने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए, मजबूती से टुगेदर हमें ये काम करना है। आपकी जो काविश है, यकीनी तौर पर इसका जो रिवॉर्ड है वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जानिब से है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे और हमें बैसियत कौम और बैसियत मज़हब तमाम मुसलमानों को कलेक्टिवली इस एफर्ट में अपना हिस्सा डालने की भी तौफीक दे। अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हो और मगरिब को एहसास हो कि ये मामला कितना ज़रूरी है और एहसास के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। अपनी कोशिश जारी रहनी चाहिए। नाज़ आपकी ज़बरदस्त कोशिश है, हमने सोचा कि इसको आप तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन भी किया। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं उस वाक़े की जिसने पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हिला कर रख दिया है। लोग मुसलसल ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कोई कानून है, और अगर है तो वो नज़र क्यों नहीं आता। आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़के और लड़की पर एक शख्स के तशद्दुद करने की ये वीडियो थी, ये वायरल हुई और उसको तशद्दुद करते हुए दिखाया गया। और अब ऐसा लगता है कि इस किस्म के नौजवान जो इस किस्म का सोशल स्टेटस रखते हैं, जिनके पास शायद थोड़े बहुत पैसे हैं या रोब धाब है, वो किसी को भी दबा सकते हैं। और इस तशद्दुद का ये आलम था कि न सिर्फ मुगल्लिज़ात बकी गई, गालियां दी गई,
बल्कि तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए और साथ साथ उसको शूट भी किया गया, और उसके बाद क्या क्या किया गया शायद वो ऑन स्क्रीन बताने के काबिल नहीं। बिल्कुल, और इस तरह का वाकया पेश आया और उसके बाद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर्स आई, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने एक स्क्वेयर रिएक्शन दिया और मुलजिमान को इस हवाले से ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी रहा कि उनको जो कह लें सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस दरिंदा सिफ्त इंसान की हम बात करें, मुलजिम की बात करें, उस्मान मिर्ज़ा, जिसने नौजवान जोड़े पर तशद्दुद किया और उन्हें जिस तरह असलहे के जोर पे उन्हें हरास किया, गैर अखलाकी वीडियो बनाई, गालियां निकाली और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने वाकई में मुलविस जो मरकजी मुलजिम था, जिसको हम कहें दरिंदा था उस्मान मिर्ज़ा, उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात भी शुरू की गई। बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी दिया और इस हवाले से उसको सज़ा देने का मुतालबा भी किया। अब आज हम देखते हैं कि क्या मामला थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद भी नोटिस लिया और IG इस्लामाबाद को उन्होंने कहा, काजी जमीरुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट की और तमाम लोगों को से रब्ता करके उन्होंने कहा कि मुलजिम को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस हिदायत के बाद अब जो मामला है उस पर हम अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो हैं मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब, उनसे हम बात करते हैं। साकिब बशीर साहब, बहुत इस हवाले से ये बहुत एक जो कह लें हाईलाइटेड मामला था और इस पर बहुत सारी समाजी और सियासी शख्सियात ने नोटिस लिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद नोटिस लिया और हिदायत भी की। क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े के हवाले से और आप इसको कोर्ट की बाहर भी हैं, आज पेशी भी होनी है इनकी? जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर बाद जो 3 मुलजमान थे, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस केस में लिया था पुलिस ने और उनको उस्मान मिर्ज़ा हैं, हाफिज़ अता हैं और फरहान, उनको थोड़ी ही देर बाद इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो मुलज़म अदारस क़यूम भट्ट हैं, उनको भी 7 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था और 8 जुलाई गुज़श्ता रोज़ किया गया और उसका 12 जुलाई तक का जिस्मानी रिमांड है पुलिस ने ले रखा है। पुलिस इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा तकरीबन 3 मुलजमान अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं, जिनमें से 2 जो वीडियोस में देखे जा सकते हैं। 6 लोग थे टोटल और एक जो है वो जो वीडियो बना रहे थे, ये 7 मुलजमान का एक गैंग था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक बड़ी डेवलपमेंट की जो गुज़श्ता रात को हुई और एक वीडियो जो है वो जारी हुई, SSP इन्वेस्टिगेशन है अताउर रहमान और ASP हैं आमना बेग, वो उस वीडियोज़ में देखे जा सकते हैं। और जो SSP हैं वो ये उनको जो वालिद हैं असद के जो मुतासरा लड़का है और उसके साथ जो लड़की है वो भी मौजूद है और वो उसमें बता रहे हैं कि इन्होंने आपस में एक तो शादी कर ली है और दूसरा इसका जो इसके वालिद हैं वो इस केस को परसू करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुद्दई जो है वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है, मुतासरा लड़का लड़की जो है वो इस केस की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो इसमें बयान भी कलमबंद करवाएंगे। और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, आज हतमी रिपोर्ट भी अदालत जी मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि अमूमी तौर पे जो कैपिटल पुलिस है या कोई भी पुलिस है, ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज आती है तो वहाँ पे सबूत नहीं मिलते या सबूत मिलते नहीं है या समटाइम्स सबूत पुलिस पेश नहीं करती और मुलजिम छूट जाता है। एक तो ये कि इसकी जो FIR है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम अगर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की बात करते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग FIR दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक क्या पुलिस मुतमईन है कि मुलजिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, अदालत को मुतमईन कर पाएगी पुलिस इस मामले पे? जी जी, जो आपने FIR की बात की वो उसमें 5 किस्म की दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं। एक दफ़ा जो है वो नाकाबिले ज़मानत है 354A, जिसमें जो अक्यूज़्ड हैं उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है। अच्छा। इसके अलावा जितनी दफ़ात हैं वो जो है वो काबिले ज़मानत हैं और 354A जो है नाकाबिले ज़मानत है। तो पुलिस ने जो ज़ाहिरी तौर पर जो हमारे ज़राए बताते हैं एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, लेकिन इसमें सुकम ये है कि तकरीबन ये 5 माह पहले का वाक़या है। इसमें जितने भी शवाहिद होते हैं, एक वीडियो की शक्ल में तो कुछ चीज़ें सामने आ गई, लेकिन टेक्निकली या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो शवाहिद फौरी तौर पर हासिल करना ज़रूरी होता है और उनको फ्रांजिक कराना भी ज़रूरी होता है। तो ये एक सुकम है जो जी बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें इस हवाले से आगाह करे थे। आपसे जानते रहेंगे हम और पूछते रहेंगे और ये भी जानते रहेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने IG को हिदायत जारी की हैं, खुद उनको कहा है कि इस मामले को आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, इस मामले को आगे लेकर जाएं, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशंस के अंदर कितनी तब्दीली आई है। काजी जमील साहब,
अभी कुछ ही अर्सा हुआ है उनको ये सीट संभाले हुए आईजी इस्लामाबाद की, और हमारे शो के अंदर भी आए थे और उन्होंने दावा किया था कि अब बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इस्लामाबाद पुलिस में। सो ये केस एक टेस्ट केस है इस्लामाबाद पुलिस के लिए, जिसमें वीडियो एविडेंस क्लियरली मौजूद है। लेकिन क्या पुलिस अदालत को भी मुतमईन कर पाएगी इस केस के ऊपर, और क्या ये शख्स जिसने पूरी कौम की बेटियों को एक इनसिक्योरिटी की सी फिजा दी है, जिसमें पूरी कौम के बच्चे डर गए हैं अपनी किसी भी ज़ाती मसरूफियत या निजी मसरूफियत को लेकर कि वो कहीं पर भी जाएं तो क्या वो महफूज हैं या नहीं, क्या ये शख्स अपने किरदार को, कैफरे किरदार को पहुंच पाएगा, इसको सजा हो पाएगी, ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। इसी नोट पे हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब जिक्र हो जाए कुछ स्पोर्ट्स का, तो पेशावर से ताल्लुक रखने वाली निम्रा अकील ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन विमेंस स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में निम्रा अकील का मुकाबला पेशावर ही की प्लेयर कोमल खान से हुआ जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने ओबियसली बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया। ताहम निम्रा अकील ने 11-3, 7-11, 11-5, 9-11 और 11-8 से कामयाबी अपने नाम की। इस चैंपियनशिप में टॉप 32 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। और इस वक्त निम्रा हमारे साथ मौजूद है। निम्रा, आपको बहुत बहुत हम खुशामदीद कहेंगे एक्सप्रेसो में। कैसी हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। निम्रा, सबसे पहले तो आपको इस अचीवमेंट के लिए मुबारकबाद, और हम आपके स्क्वॉश जर्नी के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली हर प्लेयर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेरा स्टार्ट यहाँ पे मैंने किसी को देखकर ये गेम नहीं शुरू की, बल्कि ये किसी का ख्वाब पूरा करने के लिए मैंने ये गेम स्टार्ट की। और वो मेरे बाबा है। मेरे बाबा ने अपने टीन एज में खेला था स्क्वॉश, पर उन्हें इतना सपोर्ट नहीं किया गया, तो उन्होंने अपना ये ख्वाब हमारे लिए संभाल कर रखा। वो यही चाहते थे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक रूल किया स्क्वॉश गेम में काफ़ी टाइम अरसे तक, तो वो यही चाहते थे कि जानशेर खान के बाद ये रूल ख़त्म हो गया एक इन प्लेयर्स का स्क्वॉश में, तो वो यही चाहते थे कि वो ये इसको वापस लेकर आए, और उन्होंने अपना ये ख्वाब हमारे लिए संभाल कर। मैं अकेली नहीं खेलती, मेरी 2 बहनें और भी हैं। हम 3 बहनें ये स्क्वॉश खेलती हैं। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। इस चैंपियनशिप के हवाले से हमें बताइए, जब आपने इसको खेला कितना मुश्किल आपको लग रहा था, क्योंकि सूबाई सतह पे थी, फिर उसके बाद ओबियसली नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ये कितनी मुश्किल थी? क्योंकि केपी के अंदर बहुत पोटेंशियल है और बड़े तगड़े प्लेयर स्क्वॉश के खास तौर पर आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। हाँ बिल्कुल, ये कोविड के बाद ये पहला टूर्नामेंट था जो सरकमर ज़मान ने ऑर्गेनाइज करवाया, और एक ये प्लेटफॉर्म था जहाँ पे प्लेयर्स को कैपेबिलिटी शो करने का मौका मिला। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि कोविड के बाद कोविड ने काफ़ी प्लेयर्स को इफेक्ट किया, और उनमें मैं भी शामिल थी। पर इसके बाद आकर जिसने जितनी मेहनत की, वाकई में इसके प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जिनके साथ मैच था ये हमारे टॉप सीट रह चुकी है KPK की। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि इंसान को उसकी मेहनत का सिला मिलता है। मैं काफ़ी बार इनसे हार भी चुकी हूँ पहले, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, और इस बार जो है मैंने इनको विन किया है। तो निम्रा, आपने चूंकि विन भी किया, आप कह रही हैं कि ये थोड़ा चैलेंजिंग था आपको। ज़्यादातर चैलेंजेस, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ की बात करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ और उस तरह से आपको कह लें कि आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाता या उस तरह से लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे और आपको क्या मुश्किलात पेश आई? इस गेम की फील्ड में तो मुश्किलात होती है, और अगर फीमेल हो और वो इस तरह की फील्ड में आए तो हम उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो सराउंडिंग्स होती हैं, आपको अपने आप को हर इंसान से बचा कर रखना होता है। वाकई में ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है फीमेल के लिए। अब अगर आप किसी फील्ड में जाती हैं और आपको खेलना पड़ता है, और एक आपकी फिर होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक इस तरह की ड्रेसिंग के साथ खेलना, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मतलब इतने लोगों के सामने इस तरह से खेलना, तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से ही बहुत ज़्यादा चैंपियन गर्ल्स और बॉयज़ हमारे सामने आते हैं, खासतौर पे फीमेल्स की आप बात करिए। आप बड़ी नाजुक सी लग रही हैं हमें, लेकिन ये जो स्क्वॉश है ये तो बड़ा, इसमें बड़े हार्ड हिटिंग किस्म के बड़े स्मैशेस लगाने पड़ते हैं, स्टेमिना बहुत चाहिए। जब तक आप उस स्क्वॉश व्हाटएवर यू कॉल इट, जो ग्लास का रूम है उसके अंदर आप होते हैं, खेलते हैं फील्ड के अंदर, तो आपको मुसलसल मूव करना पड़ता है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए आपको। तो ये कैसे कर लेती हैं आप? जी बिल्कुल, स्टेमिना इस गेम के बेसिक जो आपके में होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए, वो स्टेमिना ही है। स्टेमिना पे ये गेम बेस करता है। और एक आपका ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है अगर मोटा नज़र आए तो वो ज़्यादा ये खेल पाएगा। इंसान अगर जितना भी बस दिल से खेले, दिल से खेलने से मेरे ख्याल में जो है
तो नम्रा, क्या ये जो स्क्वाश है ये एक महंगा खेल है? क्योंकि उम्मीद तौर पे हमने जब भी देखा है इसको प्रोफेशनली खेलते हुए देखा है लोगों को। मैंने नहीं देखा कि किसी स्कूल के अंदर स्क्वाश कोर्ट मौजूद हो या वहाँ पे इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती हो स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर। तो क्या है कि महंगा खेल है, और अगर ये महंगा खेल नहीं है तो इसको हम निचली सतह के ऊपर स्टूडेंट्स तक कैसे लेके आ सकते हैं ताकि बच्चे इसके अंदर आगे आएँ, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और हम जीतते भी रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें। जी बिल्कुल, ये वाकई में बहुत महंगा खेल है। जिस तरह से हमारे कोच की बात हो जाए तो इनके जो मटेरियल है जो इसको बनाने में काम आता है वो वाकई में काफ़ी महंगा होता है, और इसको इस तरह नीचे सतह पर मेरे ख्याल में लाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर एक कोर्ट प्रोवाइड करें, बल्कि एक जिनमें जुनून होता है, जो खेलना चाहते हैं वो एक बंद कमरे में भी जाकर खेल सकते हैं। अभी जैसा कोविड था, कोविड हमने गुजारा, हमारे पास कोर्ट नहीं थे घर में, पर हमारे पास रूम्स थे, घर पे कमरे होते हैं, तो हम एक रूम खाली करके हम उसमें लगातार प्रैक्टिस करके भी जो है अपना जो वो है क्या कहते हैं सही ठीक हो गया। निम्रा, एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, उन तमाम लड़कियों के लिए जो आपको इस वक्त देख रही है और आपको आइडलाइज कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको आपकी सराउंडिंग्स का पता चलता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको बात करने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब आपको बात करने का तरीका हर एक से आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को घर से निकल कर, क्योंकि ख़वातीन में मेरे ख्याल में बहुत टैलेंट है, KPK की तो खास कर वो लोग वो बाहर आकर अपना टैलेंट शो कर सकती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। निम्रा अकील हमारे साथ मौजूद थी, स्क्वॉश चैंपियन है। उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि ख़वातीन को घरों से निकलना चाहिए, लेकिन तालीम आपके लिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि आपको माशरे में खुद को ग्रूम करने में हेल्पफुल रहे। बहुत शुक्रिया निम्रा आपका। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और बात करें कुछ ईद कुर्बान की। आपको पता है आमद है, कल या परसों इम्कान मौजूद है कि माह ज़िलहज का जो चांद है वो नज़र आ जाएगा। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िलहज की फजीलत पर बात करेंगे, इसकी अहमियत क्या है, और इसके साथ साथ कुर्बानी के जानवरों से मुतल्लिक़ भी बहुत सारे सवालात हैं। इस पर इस्लाम क्या कहता है और कुर्बानी के जानवरों की नमूद नुमाइश एक कैसा अमल है, इस पर भी बात होगी। इस वक्त अल्लामा इमरान बशीर साहब एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त उनसे ज़रा बात करते हैं। अल्लामा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कुरान और हदीस की रोशनी में जो ज़िलहज है इसकी क्या अहमियत है, और फिर कुर्बानी के हवाले से भी इसकी क्या फजीलत है और क्या लवाजमात हैं इस महीने को लेकर। इमरान भाई, असल में ये मुबारक महीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन कुर्बानियों की याद को ताज़ा करवाता है जो उन्होंने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा किया। मुझे आपको ये सबक दिया जा रहा है, तो उन्होंने अपने लख्ते जिगर, जिसका नाम ही रोई हुई दुआओं का नतीजा इस्माइल, उन्होंने अपने उस लख्ते जिगर को ज़िबा कर दिया। मुझे आपको ये सबक दिया जा रहा है कि कम से कम हम अपने जज्बात को तो ज़िबा करने वाले बन जाएं। इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस अशरा ज़िलहज्जा की, इन 10 दिनों की, इस 10 रातों की बड़ी फजीलत कुरान और हदीस में मिलती है। स्पेशली जो रातें हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में वल फज्री वलयालिन अश्र वश्शफ़ा'i वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, इन 10 रातों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। अच्छा, ये मुबारक रातें हैं और ये बड़ा मुबारक अशरा है। इसमें एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के मुक़द्दर इसका सवाब है। और ख़ास तौर पे ये जो इसका 9 ज़िलहज्जा का जो रोज़ा है वो 2 साल के रोज़ों का या 2 साल के गुनाहों के कफ़ारे का जो पिछला साल गुजर गया और जो आने वाला है उसका भी, इसलिए बड़ा मुबारक ये महीना भी है, मुबारक ये अशरा भी है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने सबसे मुबारक और खलील नबी को जो नवाजा, वो भी इस महीने के अंदर अपनी निस्बतें, अपनी वो मुबारक उनको जो दराजात की बुलंदी, सारा कुछ इसी अशरा के अंदर अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और इतनी बड़ी कुर्बानी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ख्वाब का तज़किरा किया
क्या मेरे बच्चे, मुझे हुक्म है कि तुझे ज़िबा करूं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तो जैसे बच्चा लाड करता है, इस तरीके से लाड करते हुए कह रहे हैं क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर, ए अब्बा जान जो अल्लाह का हुक्म है आप पूरा कीजिए, जरूर पूरा कीजिए। रिवायात में मिलता है कि बच्चे का और बाप का एक मुकालमा हुआ जिसने ज़मीन और आसमान को रुला दिया। बेटे ने कहा कि अब्बा जान आपको छोड़ूंगा, आपसे बेहतर मुझे अल्लाह मिलेगा, इस दुनिया को छोड़ूंगा, इससे बेहतर मुझे आखिरत मिलेगी। लेकिन जब माँ का तज़किरा आया तो दिल बर्दाश्त हो गए। सब्र का पैमाना लबरेज होते हुए कहा अब्बा जान एक काम कीजिएगा, आंखों में आंसू और रोते हुए कहा कि आप एक काम कीजिएगा कि आप मुझे अपनी कमीज में दफन कीजिएगा और अपनी कमीज उतार दी, ये मेरी कमीज मेरी माँ को दे दीजिएगा। जब जब मेरी याद सताएगी मेरी माँ मेरी कमीज को देख के दिल को तसल्ली दे लिया करेगी। और जब बालों से यूं पकड़ कर, और इधर बूढ़ा बाप, इतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी आज़माइश कि इधर से पकड़ कर जब छुरी चलाना शुरू की तो ये वो वक्त था कि जमीन भी रो पड़ी, सातों जमीनें भी, सातों आसमान भी, कि इतना बड़ा इम्तिहान तो हमें हुक्म दिया जा रहा है कि उन्होंने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कम से कम हम अपने जज्बात की कुर्बानी करें। मौलाना साहब, जिस तरह से हम इस महीने के हवाले से, इस माह के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली कुर्बानी करने की भी बहुत सारे लवाजमात हैं। जो लोग कुर्बानी वीज़ा सर अंजाम देते हैं उनके लिए भी बहुत सारे अहकामात हैं, और कुर्बानी के जानवरों को लेकर भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि उसके हवाले से भी नमूद नुमाइश का एक सिलसिला नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से भी बताइएगा। जी, मेरी बहन गुजारिश ये है कि नमूदो नुमाइश जिस चीज़ में भी आ जाती है उसकी वो बरक़ात व समरात से इंसान महरूम हो जाता है। और इसलिए कुरान पाक की आयत है वला जिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि न तो तुम्हारा गोश्त हमें पहुंचता है, न तुम्हारा ये जो खून ज़िबा किया जा रहा है ये पहुंचता है, हमारे यहाँ तो तुम्हारे अंदर का जज्बा पहुंचता है कि तुम्हारा जज्बा क्या है। खाली जानवर पर छुरी नहीं चलानी बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर भी छुरी चलानी है। अगर जानवर ज़िबा करते हुए भी बीच में ख्वाहिशात को ले आए तो फिर कुर्बानी काहे की हुई। इसलिए कुरान में इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना, मेरी कुर्बानी, मेरा नमाज रोज़ा, मेरा सब कुछ एक अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह के लिए फिर नमूदो नुमाइश। अच्छा मौलाना, एक तो ये कि ये कुछ लवाजमात होते हैं कि कुर्बानी करने वाला बाल नाखून वगैरह न काटे और इसके बारे में कुछ रिवायात मौजूद हैं कि बहुत ज़्यादा सवाब है। इसका ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिए। और उसके साथ साथ हम जो कि नमूदो नुमाइश का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोगों की मजबूरी भी है, वो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि एक सोशल सिंबल के तौर पर उनको कुर्बानी करना पड़ती है या हिस्सा डालना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत मजबूर होते हैं लेकिन फिर भी वो कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं। तो बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सा शख्स कतई तौर पे कुर्बानी न करे और कौन सा शख्स लाजमी कुर्बानी करे? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। देखिए, बात यह है कि जो बाल नाखून की बात आपने फरमाई, ना काटना, असल में हर बंदा हज पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहाँ जगह भी एक महदूद है, दामाद भी महदूद है। तो हाजी को जब एहराम बांध ले तो उसको हुक्म ये है कि वो ना नाखून काटेगा ना बाल काटेगा। तो रब की रहमत पे कुर्बान जाए जो नहीं जा रहे उनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप भी बाल और नाखून ना काटें ताकि आपकी मुशाबत भी हुज्जाज इकराम के साथ। अच्छा। और दूसरी बात, ये मुस्तहब अमल है, इसको पसंद किया गया। अगर कोई काट लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना हम नाखून काटें ना बाल काटें। ठीक है। नंबर 2, जो आपने फरमाया कि कुर्बानी किसके जिम्मे है, कई लोग मजबूरन कर रहे होते हैं। देखिए, पूरी शरीयत ने किसी के ऊपर नहीं डाली, ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी पर बोझ नहीं डाला, बल्कि एक बकायदा हिसाब बनाया गया। जैसे पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम या पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़कात का मामला हो, सदक़ात का हो, कुर्बानी का हो, पूरा एक निसाब, एक तरतीब दी है। और दिनों में एक आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता है उसको कम अजर मिलेगा, और जो आदमी एक कुर्बानी करता है उसको ज्यादा अजर मिलेगा। इसलिए कुर्बानी जिस आदमी के जिम्मे ज़कात फर्ज है, साबित निसाब नहीं है, उसके जिम्मे है कि वो या तो बकरा पूरा ज़िबा करे या कम से कम। राइट मौलाना,
ठीक है अलामा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बात होती रहेगी, क्योंकि अभी ज़िल-हज का आगाज़ हुआ चाहता है, तो हम करेंगे इस पे हम एक नशिस्त और भी रखें और डिटेल में बात हुई। अलामा इमरान बशीर साहब हमें कुर्बानी के हवाले से और ज़िल-हज के फ़ज़ाइल के हवाले से आगाह कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब वक्त हुआ है फ्लैक्स का। और हमारा फ्राइडे को शो में एक स्पेशल सेगमेंट होता है फ्लैक्स का, जिसमें हम मुख्तलिफ एम्बेसडर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज सना हुमायूं ब्राज़ीलियन एम्बेसी गई और वहाँ पर उनके एम्बेसडर से मुलाकात की, और क्या क्या बातें की आपको दिखाते हैं आज के फ्लैक्स में। ब्राज़ील दिलकश साहिलों और खूबसूरत लोगों वाला मुल्क। ब्राज़ील की पहचान है खूबसूरत और हैरत अंगेज मकामात और अमेज़न के जंगलात। जमीन पर मौजूद 1/3 ऑक्सीजन इन्हीं जंगलात से हासिल होती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्राज़ील ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे मकबूल तरीन त्यौहार रियो डी जेनेरो कार्निवल भी ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील कॉफी एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त रहा है। ब्राज़ील की तरक्की दीदनी है, क्योंकि ब्राज़ील का कौमी नारा है हुक्म और तरक्की। Welcome to our embassy. Thank it's a you pleasure so to have you. Thank you so much, His Excellency. I invite you. अस्सलाम वालेकुम। फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूँ, और आज मैं मौजूद हूँ ब्राज़ीलियन एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सेलेंसी ओलेंतो वेरा से। एंड दिस इज द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री वी आर इंटरव्यू। जनाब सफीर, हमें अपना कीमती वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। Well, thank you so much. मुझे इस प्रोग्राम में मौका देने पर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। So first of all, I would like to know, सबसे पहले ये बताएं कि आपका पाकिस्तान खुसूसन इस्लामाबाद में रहने का तजुर्बा कैसा रहा? आपने यहाँ कोरोना वायरस से मुतासिरा वक्त भी गुजारा है। Difficult for you. Well, to start with, I would say that it's fantastic. मेरा तजुर्बा ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद में रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शहर ने मुझे और मेरी फैमिली को हैरान कर रखा है। इस्लामाबाद हमारे कैपिटल ब्राज़ीलिया से बहुत मुमासलत रखता है। ज़ाती तौर पर मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद है। यहाँ सुबह परिंदों की आवाज़ मुझे बहुत रोमांटिक लगती है। यहाँ ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक खूबसूरत शहर है। Around 30 degrees or so. So it's very pleasant, comfortable, and we are very happy here. जनाब सफीर, हमें अपने मुल्क और लोगों के बारे में बताएं। आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कौन-कौन से त्यौहार मनाते हैं? From the beginning, I say, is a country of immigrants. शुरू से ही ब्राज़ील मुहाजिरीन का मुल्क है। ब्राज़ील की अपनी आबादी बहुत कम है, लेकिन सारी दुनिया से लोग ब्राज़ील आकर आबाद हुए हैं। ब्राज़ील पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ब्राज़ील पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह काम कर रहा है? Is working during this COVID-19 pandemic. I don't work directly with them. मैं इनके साथ बराह रास्त काम तो नहीं करता, लेकिन ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा सिफारत खाना इस चैम्बर से वाबस्ता कंपनियों के साथ राबते में है। हमारा सिफारत खाना दोनों ममालिक के माबैन बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, ताकि ब्राज़ील के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ब्राज़ील में अपना बिजनेस मुतारिफ करवा सकें। अभी तक दोनों ममालिक में तिजारत का हजम $700 मिलियन है, जो मैं समझता हूँ नाकाफी है। इस तिजारती हजम का एक बड़ा हिस्सा ब्राज़ील पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। ब्राज़ील पाकिस्तान को सोयाबीन, सोया ऑयल और कॉटन एक्सपोर्ट करता है। दोनों ममालिक को ये तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, ताकि इस तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाया जा सके। So we have to find points in common to work together. ब्राज़ील के पास ज़राअत के शोबे में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। किस तरह ब्राज़ील इस शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है?
No, this is my favorite question. Okay. I tell you, ये मेरा पसंदीदा सवाल है। पिछले 40-50 सालों में हमने इस शोबे में बहुत कामयाबी हासिल की है। ब्राजील दुनिया भर में सबसे ज्यादा फूड आइटम प्रोड्यूस करता है। ये सब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की वजह से हुआ। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के पास ज़राअत में काम करने की काफी गुंजाइश मौजूद है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ब्राजील में भैंस बकरियों की तादाद हमारी आबादी से भी ज्यादा है। हमारी आबादी 210 मिलियन से ज्यादा है, जबकि हमारे मुल्क में भैंस बकरियों की तादाद इससे भी ज्यादा है। cattle than this. Oh, wonderful. Yes, it's fantastic. I mean, it's becoming more interesting for me to know more about your country and our relationships. Brazil has 60%. ब्राजील 60% रेन फॉरेस्ट मुल्क है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर है। इस चैलेंजेस से निपटने के लिए किस तरह ब्राजील पाकिस्तान की मदद कर सकता है? Well, we have let's say from the कानूनी लिहाज से दोनों मुल्क इस मसले पर काम कर रहे हैं। हमारे पास रिफॉरेस्टेशन के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। ये एक शानदार मंसूबा है। मैंने भी अपने सिफारत खाने में काफ़ी दरख्त लगाकर इस मंसूबे में किरदार अदा किया है। पूरी दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि माहौल की हिफाजत निहायत ज़रूरी अमल है। ये हमारी अपनी हिफाजत है और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबे बहुत ज़रूरी हैं। तमाम ममालिक को ऐसे मंसूबे लगाने चाहिए। and the initiatives of the Prime Minister are very much commendable. I think we all should do that. And my next question is really surprising to me. ब्राजील 7 यूनेस्को और 14 कल्चरल हेरिटेज साइट्स का घर है। दोनों मुल्क किस तरह बाहमी सयाहत को फरोग दे सकते हैं? Pakistan in promoting tourism. You know, tourism is a very important area, I think. सयाहत एक बहुत ज़रूरी शोबा है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो सयाहत को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। सयाहत फरोग होने से लोग आते हैं, पैसा आता है, लेकिन इससे माहौल और सकाफत मुतासिर होने का खतरा हर वक्त रहता है। अगर आप में सयाहत को संभालने का तजुर्बा नहीं तो ये आपके माहौल को तबाह कर देगी। सयाहत को प्रमोट जरूर करें, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। I think we have to explore this, but as I mentioned, very carefully, not to destroy it. Thank you very much, His Excellency. It was बहुत शुक्रिया जनाब सफ़ीर। दोनों मुल्कों के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू के रस्मी सवाल अब खत्म हो गए। अब मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल We are करूँगी। moving on to the informal part of the interview. तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। Please have a seat. Thank you. I would invite you for a cup of coffee. Oh, it sounds so, looks so promising. So promising, so Brazilian. Oh, yeah. And also, I would offer you a मैं आपको ये खास ब्राजीलियन केक भी ऑफर करूंगा। ये खास मेरी वाइफ ने बनाया है। Sienna. She is Wow. an excellent cook. I think I should try this. Please do it. His Excellency, that was really tasty cake. Thank and complimenting coffee with it. Thank you so much. So now अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, जिनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी। No comments. Okay. 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 So what do you like most, football or cricket? Football. Okay. Yes, Brazil is famous for soccer. Okay. So choose a football player between both. Ronaldinho or Cristiano Ronaldo? You gave me no chance, but I will break the rules. I choose Pelé, the greatest of all. Okay, wonderful. I'll go with you. So if you have to eat now, what will you eat? Biryani or feijoada?
I hope I pronounced You it are well. almost there. You are almost there. Almost clear. Meher. I don't know very मुझे well. पाकिस्तानी खानों का अभी इतना पता नहीं, लेकिन मुझे फिशवादा बहुत पसंद है। So if you have to live a retirement life, what would you prefer? A village or an urban area? I'm an urban animal. I can't imagine myself living in a small village. Okay. So if you have to travel to Gilgit, what will you prefer? Travel by road or travel by plane? I learned that जहाज में सफर करने का तजुर्बा ही अलग है। मैं तो जहाज से जाऊंगा। an unforgettable experience. So I would go by plane. Okay, wonderful. So what will you do in your free time? Listening music or reading books? Together. Okay, that's a great option. And which city is more beautiful according to you? Brasilia or Islamabad? They are very similar and very different in a way. Okay. So what do you like? A mountain hike or a swim? No. None of that. Okay, so if I ask you, what is your अपने मशागिल के बारे में बताएं। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? I like, as I said, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं किताबें पढ़कर बहुत कुछ सीखता हूँ। kind of hobby for me to learn. It's important. और अब हम जा रहे हैं हिज एक्सेलेंसी की लाइब्रेरी की तरफ, जहां पर हिज एक्सेलेंसी हमसे अपनी बुक कलेक्शन शेयर करेंगे। Well, this is my library. It's the place where I used to spend most of my. ये मेरी लाइब्रेरी है जहां मैं अपना फ्री टाइम गुजारता हूँ। लाइब्रेरी वो जगह है जो मुख्तलिफ लोगों, कौमों और मुल्कों के आइडिया से भरी पड़ी होती है। ये तमाम किताबें मेरी डेली रूटीन में मेरे बहुत काम आती हैं। This library is made according. ये लाइब्रेरी मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाई है, जो एक खास तरतीब के तहत बनी है। यहाँ मौजूद तमाम किताबों की तरतीब उनके मज़ामीन और मुसन्निफीन पर मुश्तमिल है। etc., etc. The flora, they are very important and very impressive. I'm afraid it's not easy to find this book here, but this is a book that I would recommend for all people interested in nature. ये एक ऐसी किताब है जो मैं समझता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए। इस किताब में ब्राज़ील के इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। ये किताब यहाँ पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग भी नेचर और इकोसिस्टम को पढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हें ये किताब रिकमेंड करता हूँ। So this is something very interesting and very important. Maybe some researchers in environment could be interested in it. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस ऑफ। बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की। और आज सेहत के हवाले से माइंड मैटर्स में क्या बात हो रही है आपको बताते हैं। वकार साहब, आज हमारा टॉपिक है टूरिज्म एंड इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। सियाहत से हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे क्या पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट्स आते हैं और कितना जरूरी है ट्रैवल करना। जिंदगी है ही सैर सपाटा, और सैर सपाटे के बगैर जो है वो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। जिंदगी बेसिकली अनसर्टेनिटीज बहुत सारी होती हैं, और अगर आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही रूटीन लाइफ गुजारते हैं, तो जैसी ही अनसर्टेनिटी कोई आती है, मतलब आप देखिए, आप तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल में नहीं कर सकते। जिंदगी में आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह अनसर्टेनिटी का तो डेफिनेटली रहता है। जहां भी अनसर्टेनिटी आती है तो वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा रूटीन को फॉलो करता है, उसके लिए वो उतना ही उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन या उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अचानक एक रूटीन टूट गई तो अब पता नहीं कि आप तो मतलब आसमान जो है वो गिर गया। सियाहत जो है वो आपको कई हवालों से एक्सपोजर देती है, आपको अनसर्टेनिटीज से मिलना सिखाती है। आप डेफिनेटली जब टूर पे जाते हैं या टूरिज्म किसी भी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ना हो तो आपकी हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है अगर आप पहाड़ों की जाने में तो लैंडस्लाइड हो जाए, डेजर्ट की जाने में तो कहीं किसी जगह ट्रैफिक की ब्लॉक हो जाए, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये अनसर्टेनिटीज रहती हैं। हो सकता है ये जो घर में जिन चीजों की आपको आदत होती है, जिनके साथ आप बहुत ही रूटीन के साथ होते हैं, पानी का भी काम नहीं हो सकता घर में, जो लग्जरीज है, जो बेसिक्स कह रहे हैं जिनको,
उन पे भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि हो सकता है होटल में जिसमें आप ठहरे हुए हैं वहाँ पे पानी अचानक हुई, या हो सकता है गर्म पानी आना खत्म हो जाए आप पहाड़ों में और बर्फों में, अच्छे ना हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पे आपको वो एक्सपोजर मिलता है कि किस तरीके से आपने अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट जो है वो स्ट्रेस की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अडॉप्टेशन, स्ट्रेस को ख़त्म करने की। अडॉप्ट करते हैं आप किसी भी मुखालिफ कल्चर में, किसी भी मुखालिफ मतलब रहन सहन में, मुखालिफ से मुराद डिफरेंट, यानी किसी भी डिफरेंट कल्चर में आपको जो जम करने की, और यही इंटेलिजेंस की अलामत है, यानी जो ज़हानत की अलामत का वो एक तो हम कहते हैं ना IQ तो आपको मैयर कर रहा होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन, इस तरह की चीज़ें। जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको अगर कोई आपको बेहतर पैमाना है सबसे, तो वो ये है कि किसी इंसान में कितनी बेहतर सलाहियत है किसी दूसरे कल्चर में या किसी दूसरी सकाफत में एडजस्ट करने की, एडजस्ट होने की, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। एग्जैक्टली। अब ये वो तमाम चीज़ें आपको कौन सिखाएगा? ये आपको टूरिज्म और सियाहत सिखाएगी। और सियाहत जो है इसके अलावा, यानी आपके बच्चे भी हैं, आप भी हैं, आप टूर पे जाते हैं, तो बहुत सारी आप जिसको कहते हैं ना कि आपके सच से बाहर भी दुनिया के बहुत सारे सच एग्जिस्ट करते हैं। आपका सच जो है वो आखिरी और हतमी सच तो नहीं है, तो वो जो बाहर का सच है उसको खोजने की या उसको तलाश करने की या वहां पे जाने की, उससे ये होता है कि आपके अंदर बायस्ड रवैये कम हो जाते हैं, तासुब कम हो जाता है। जो कि आप कुएं में रहते हुए आप मुतासिब होते हैं ना बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप कुएं से बाहर निकलते हैं तो आप फिर मुतासिब होना कम हो जाते हैं, बिकॉज आप देखते हैं कि नहीं, मेरी सच से बाहर भी कुछ सच जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। और फिर हमने आपको याद हो, हमने एक सेगमेंट किया था ओवरव्यू इफेक्ट पे जी, कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं और आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस या आपकी ज़हानत बढ़ती जाती है, तो आपको ओवरव्यू इफेक्ट, ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में बढ़ते जाए। ओवरव्यू इफेक्ट ये है कि आपको इसको ये नहीं, मुख्तसरन मैं अर्ज कर दूं कि आपका घर जो था वो सबसे बेस्ट घर था, फिर आप जैसे जैसे बड़े हुए आपको मालूम आपका गांव सबसे बेस्ट है, आपकी कास्ट सबसे बेस्ट है, फिर पता चला कि वो आप पीछे रह गए। आप किसी बड़े शहर में या किसी डिवीजन लेवल के शहर में गए तो आपने कहा हमारी तहसील सबसे अच्छी है, फिर आप किसी और जगह गए किसी सूबे में तो आपने कहा हमारा बलूचिस्तान या पंजाब जो भी आपका सूबा है वो सबसे अच्छा है, दूसरे किसी जगह गए आपने कहा नहीं हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा है, मगरब में गया नहीं हमारा मशरिक सबसे अच्छा है, और अगर आप एस्ट्रोनॉट बन गए तो आपने कहा हमारी जमीन सबसे अच्छी है। एनीवे यानी यही ओवरव्यू इफेक्ट है जो बढ़ता है। जितना ओवरव्यू इफेक्ट बढ़ेगा इतना आप कम मुतासिब होंगे। तो ये जो तासुब है और कुछ नहीं, अब एस्ट्रोनॉट तो हम नहीं बन सकते, लेकिन टूरिस्ट तो बन सकते हैं। तो ये है कि आप जब भी टूर करें तो ये बच्चों की तरबियत का लाजमी हिस्सा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा टूर ना भी कर सके, ये नहीं, अगर कोई फाइनेंशियली मामला है छोटा मोटा कोई भी, ये भी टूर के जुमरे में आएगा कि आप मतलब आपके गांव में चले गए या फ्रीक्वेंटली आप किसी गांव जाते हैं या किसी तो कितना अरसा होता है, कितने टाइम के बाद हमें ट्रैवल करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये वैसे तो चीज़ें ये फ्रीक्वेंट होती हैं। एक तो होता है ना कि आप जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है या आप डेजर्ट में चले गए या किसी दूसरे मुल्क में चले गए, कम से कम साल में 1-2 एक्सपीरियंसेस तो ऐसे लाजमी होने चाहिए। बाकी छोटे मोटे तो आप टूर पे रहती हैं, मतलब आप गांव में चले गए, किसी इवन किसी रिलेटिव के घर चले गए, थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें ताकि कहीं वो रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा आप उसके साथ कहीं नथी ना कर जाए और वो मोनोटनी जो है वो टूटे, यकसानियत टूटे, कुछ डिफरेंट हो ताकि आप सीखें, आप जाएं, आपका एक्सपोजर बढ़े और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि ना आप कब जा रही हैं? प्रकाश साहब बस मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ट्रैवल करूँ क्योंकि आपने मोटिवेट भी कर दिया, आई वाज एक्चुअली वेटिंग टू ट्रैवल। या श्योर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कल इंग्लिश टीम तैयारी से आई थी, इमरान भी ब्रेक के बाद बहुत तैयारी से आए हैं मुझे करने के लिए कुछ। क्रिकेट की बात करने जा रही हैं आप? जी, उसूली तौर पे इनको नहीं करनी चाहिए, मिर्जा साहब को भी नहीं करनी चाहिए। इतनी तवक्कुआत लगा के, मतलब आप दोनों, इनको भी अरसा हो गया क्रिकेट करती, कवर भी करती रही हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, और मिर्जा साहब की तो खैर जिंदगी का तजर्बा है, उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम से इतनी ज़्यादा उम्मीदें और इतनी मस्बत उम्मीदें। खैर तमाम तदबीरें और चालें कल उल्टी पड़ गई इंग्लिश क्रिकेट टीम। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस बात पर, ये सार्कास्टिक एक अंदाज है हमारा कि ऐसे भी होता है कि आप एक छोटी टीम से हार गए। कौमी टीम सीनियर खिलाड़ियों पर थी और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ इसमें कार्डिफ के अंदर 9 विकेटों से पाकिस्तान की टीम अरमला हसन, जिसमें इंग्लिश टीम की जो 5 प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना डेब्यू किया था और मेज़बान टीम ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। मिर्जा साहब कल सोरा थोड़ी मैं शर्मिंदा होकर सवाल करने वाली नहीं, अभी रुक जाए ना, अभी मतलब मिर्जा साहब हैं। मिर्जा साहब वेलकम बैक, कैसे आप खैरियत से? जरा खुशी तो नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी है मुझे, आप जरा शर्मिंदगी में थोड़ा नमक डालें।
नहीं, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, क्रिकेट होता है, लेकिन हमारी टीम, जिस तरह मैं आपके यहाँ पहले भी तफसीरों में कहता था कि ये एक ऐसी टीम है कि कभी खुशी कभी गम, और जीतती है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है, जीतती है तो एक मजबूत तरीन टीम से जीत जाती है, और हारती है तो जिम्बाब्वे जैसी टीम से, इंग्लैंड जैसी टीम से हार जाती है। अरमला और इमरान कल जो इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मैच में खेले, अगर आप उनके मजमूई वनडे इंटरनेशनल मैचेस की तादाद देखें तो 144 वनडे टोटल खेले थे इन्होंने, जिनमें से 99 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो थे वो बेन स्टोक्स के थे, जो उनके कप्तान है। अब बाकी आप अंदाजा लगा लें कि 10 खिलाड़ी जो थे 45 वनडे खेले। हमारे यहाँ हमने इतनी हाइप बना दी थी, हम पीसीबी जो थे वो बच्चों के सवालात ले रहा था। पहले आप क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें, और हमें भी दुख हुआ। तो और कहते हैं ना कि तमाम जी, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि असल में हमारे हारने की वजह क्या बनी आपके ख्याल में, हम क्यों हारे कल, क्या कहेंगे आप? हमारे हारने की वजह हमारी बैटिंग, जिसके बारे में इमरान मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, बड़ी वल्नरेबल है, और हम बहुत कुछ रिलाय करते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पर, और अब फखर जमान भी उस फहरिस्त में आ गए। तो जब पहले ओवर की 3 गेंदों पर 2 विकेटें गिर गई, जिसमें आपका कप्तान भी शामिल है, तो वहीं से हमारी कमर टूट गई और फिर हम संभल नहीं सके। सर मिर्जा साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे कि कुछ नए खिलाड़ी डेब्यू करने वाले इंग्लैंड टीम से, अभी उनका इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हुए, हमने उनको बहुत लाइट लिया और हमने उस तरह से अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की? ये हमसे मुराद अरमला और मिर्जा साहब आप भी हैं? नहीं, हम नहीं है, हम टीम की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा। आज तो इमरान का दिन है ना, कोई बात नहीं है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी, अभी आने दे, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन आपने सही कहा कि हम बहुत ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गए, और जब उन्होंने टॉस जीतकर हमें बैटिंग दी तो हम हमेशा ऐसी कंडीशन में जहां गेंद मूव होता है, जहां हम स्ट्रोक खेलने जाते हैं फ्रंट फुट पर, तो हम मुश्किल में फंसते हैं। तो वही हुआ कल जिस तरीके से साकिब महमूद ने, जो जिनका कश्मीरी ओरिजिन है, जो बर्मिंघम में पैदा हुए, उन्होंने जो बॉलिंग की, 42 रन देकर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की, कमाल की बॉलिंग की, तो हमारी बैटिंग जो है वो एक्सपोज हो गई। हम गरीब कमजोर टीमों को, जिम्बाब्वे को हराकर हम आए हुए थे। अच्छा मेरे साहब, जब ये छोटा सा टारगेट हमें मिला, हमने दिया है 141 रन 142 रन का, तो उस पे भी मेरे जैसे जो क्रिकेट व्यूअर्स हैं, ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी, वी ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं हम डिफेंड कर पाएं, या डिफेंड ना भी करें तो अब हम अपनी बॉलिंग स्ट्रेटजी ऐसे रखें कि कम मार्जिन के ऊपर हम ये मैच हारें। लेकिन बड़े बड़े मार्जिन से हार गए, सिर्फ 1 विकेट गिरी और तकरीबन 6-7 की औसत से शुरू से रन बने, आपने देखा होगा। बहुत फेंटी, हाँ, बहुत फेंटी पड़ी, और हम तो पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेले। बिल्कुल सही कहा इमरान, हमारी कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, और मेरी अपनी जाती राय, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, कि कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हुई बाबर आजम की जानिब से। हमने उन पर दबाव नहीं डाला, अगरचे हमने फिल सॉल्ट की विकेट ले ली थी और ऐसा लग रहा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन वो जो दिमाग का इस्तेमाल, जो चेंजेस हैं, शार्प चेंजेस, वो उस तरह की चेंजेस नजर नहीं आई। मैं आज देख रहा था कि सचिन तेंदुलकर पर जब बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, उन्हें कप्तान बनाया गया और उन पर कप्तानी का दबाव आया, तो उन्होंने कप्तानी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट किया, और बाद में वो लेजेंड बने। बाबर आजम को भी सिखाना पड़ेगा मिसबाह-उल-हक को। साहब क्विकली बता दें, नेक्स्ट मैच में हमें क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी? क्या लगता है कि अब हम थोड़ा प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे इंग्लिश टीम पे? देखिए अरमला, हमें पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए, लेकिन जो टीम का इंतखाब है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है। शादाब खान मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, बैटिंग करते बॉलिंग में वो मुकम्मल तौर से नाकाम है। इमामुल हक को हम मौके दे रहे हैं, हमने अपना ओपनिंग का बैटिंग ऑर्डर जिम्बाब्वे में कुछ और रखा, कल कुछ और रखा। अगर हमने पैनिक बटन दबाया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में 1-2 चेंजेस के साथ जाएं हम। ठीक है, मैं सब इन डिटेल्स इंशाल्लाह बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच अपना तजिया हम तक पहुंचाने के लिए। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल अच्छा नहीं खेली, थोड़ा बेहतर खेला जा सकता था, और बहुत कमजोर टीम थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरी कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे, लेकिन हम तो बहुत गंदे तरीके से हार गए। तो ये नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बर्तानिया में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से UAS चैलेंज 2021 वर्चुअल इवेंट का इनेकाद हुआ, जिसके बारे में आप पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ते भी रहे होंगे, और उसमें नस्ट एयर वर्क्स की टीम रनर्स अप रही। और दूसरी जानिब हम अगर सेफ्टी अवार्ड की बात करें तो नस्ट एयर वर्क्स की टीम ने इस अवार्ड को अपने नाम किया।
कोरोना वायरस की वजह से टीम गुज़िश्ता साल मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकी थी, क्योंकि लॉकडाउन था और टीम कई महीनों तक अपनी जो वर्क स्पेस है उससे महरूम हो गई थी, प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से ये लोग इसमें शामिल नहीं होते। लेकिन इस दफ़ा रनर्स अप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब। बिल्कुल, और उनको अपने लास्ट ईयर जिस तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं भेजे जा सकते। इस वक्त टीम के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों को हम वेलकम करेंगे। गोपाल प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टीम मैनेजर हैं, बिलाल नदीम जो कि टीम लीडर हैं, उसके साथ साथ फातिमा शफीक जो टीम लीडर है। तीनों को हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग रनर अप रहे, बड़ा अच्छा काम किया। हम सबसे पहले गोपाल आपकी जानिब आएंगे, आपसे इस मुकाबले के बारे में ज़रूर जो लोग पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ज़रूर इस कंपटीशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि बेसिकली कंपटीशन था क्या और आप लोगों ने जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेशन शो की। जी, ये हमारा जो कंपटीशन था बेसिकली आई मेक यूएस चैलेंज 2021, इसमें हम लोगों को रियल लाइफ डिज़ास्टर सिचुएशंस को रीइनेक्ट करना था। तो हम लोगों को ऐसे ड्रोन्स बनाने थे जो हम फॉर इंस्टेंस जैसे फ्लडिंग हो जाती है तो हम लोगों को वहाँ पर अगर एड पैकेजेस या ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी है, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स इनपुट करने थे ड्रोन्स में और स्पेसिफिक लोकेशन पे ड्रोन को लेके जाना था और वहाँ पे वो एड पैकेज ड्रॉप करना था। अच्छा। तो बेसिकली पर्पस यही था कि हम लोग अगर कैटास्ट्रफीज आ जाती हैं या नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं तो उन सिचुएशंस में हम लोग पब्लिक को ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे पहुँचाएं थ्रू ड्रोन्स एंड यूएवीज। तो बेसिकली वो पर्पस था कंपटीशन का। और इसमें और भी चैलेंजेस थे जो ड्रोन को क्लाइंब एंड ग्लाइड मिशन करके था, जिसमें हम लोग प्रोपल्शन ऑफ करके ड्रोन को ग्लाइड करवा के डिसेंड डाउन करवाते थे। तो ऐसे ही और मिशंस थे। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। एक तो ये कि क्या ये आपने खुद पिक किया था कि इसमें आपने परफॉर्म करना है या आपको दिया गया था कंपटीशन की जानिब से कि आपने इस मौजू के ऊपर ड्रोन्स बनाने? नंबर 1। नंबर 2 ये कि दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक होंगे, तो आपका मुकाबला किन किन ममालिक से था? क्योंकि ये तो जो आप बता रहे हैं इसमें तो टेक्नोलॉजिकल बड़ी एडवांसमेंट चाहिए, तो कौन कौन से और ममालिक थे इसमें? जी, इसमें हमारा आपके यूरोपियन कंट्रीज़ थे। अच्छा। और सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी थे। मोर स्पेसिफिकली हम ब्रिटिश टीम्स भी थी, डेनमार्क से टीम्स थी और स्कॉटलैंड से टीम थी, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ऑल ओवर द वर्ल्ड टीम्स थी। अराउंड 30 to 32 टीम्स थी। ठीक है। और टॉपिक कंपटीशन नहीं आपके लिए चूज किया था ये? जी, ये कंपटीशन बेसिकली हम लोगों की टीम जो है वो 2018 से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती आ रही है। ऑब्वियसली डिफरेंट बैचेस जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं हर साल। तो हम लोगों का आईएमए की यूएस चैलेंज में हम लोग एक बार पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 2 बार पहले, और ये हमारा 3rd टाइम था। तो इस वजह से हम लोगों का इस बार हम लोगों का एक गोल था कि हम लोगों को इनोवेशन अवार्ड लेना है, और लेकिन कोविड आ गया तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड इनोवेशन पे चले गए थे। ठीक है, तो यही ठीक है। फातिमा, सेफ्टी अवार्ड भी मिला है आप लोगों को, इस अवार्ड के हवाले से ये किस बेसिस पे आपको दिया गया आप लोगों को? सेफ्टी अवार्ड उस टीम को दिया जाता है जिसने अपने पूरे ऑपरेशन में सबसे अच्छी तरह सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट किया हो। सो दैट मीन्स स्टफ लाइक जैसे जो हमारे प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है, पोस्ट फ्लाइट चेकलिस्ट होती है, जिसमें आपने कंपोनेंट्स, पायलट सेफ्टी, लाइन सेफ्टी चेक करनी होती है, वो हमने बहुत स्ट्रिक्टली इनकॉर्पोरेट किए थे। उसके अलावा आप किस तरह अपनी वर्क स्पेस में सेफ्टी इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग जो है ना थोड़े कार्सिनोजेनिक केमिकल्स के साथ भी काम कर रहे थे बिकॉज वी हैड अ कॉम्पोजिट बेस्ड मोल्ड। तो उसके अंदर भी हमने सेफ्टी गियर, ग्लव्स, गैस मास्क ये सब पहने थे। और फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अपने वेस्ट मटेरियल को किस तरह डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो वो भी हमने काफ़ी केयरफुली, जो डेंजरस मटेरियल्स होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है डिस्पोज करने का, जो नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स होते हैं उनका अलग होता है। तो सेफ्टी अवार्ड इन बेसिस पर जाता है कि आपने कितनी अच्छी तरह और कितनी सेफली अपना पूरा 9 मंथ्स का ऑपरेशन किया है। ठीक है बिलाल, आप भी कुछ ऐड कीजिए इसमें। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बगैर पायलट के जो तैयारे हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। आपने जो मुख्तलिफ कैटास्ट्रफीज़ की बात की, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात गोपाल कर रहे थे, इसी तरीके से हमने कोविड में देखा जब होम बेस्ड सर्विसेज बहुत ज़्यादा होंगी तो इसमें भी ड्रोन्स का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आता है। ऐसी टेक्नोलॉजी का किरदार पाकिस्तान में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं इसका? क्या हम इसको कमर्शियली कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इस हवाले से कुछ बताइए। जी बिल्कुल, बेसिकली हमारी टीम जो है वो काफ़ी कैंपेन्स रन करती हैं। वी विज़िट इंस्टीट्यूशंस जिसमें हम यूथ में
ड्रोन्स के लिए इंथुजियाज्म बढ़ाते हैं, उनमें पब्लिक में अवेयरनेस फैलाते हैं एंड वी गिव प्रेजेंटेशंस इन एग्जीबिशंस जहाँ पे पब्लिक को अवेयरनेस मिले। तो आई सी के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम ड्रोन्स को काफ़ी कमर्शियल बेसिस पे ला सकते हैं और इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकते हैं। तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ड्रोन्स प्रोड्यूस करे और दुनिया को दे, दुनिया को बेचे? ऐसा कर सकते हैं? वैसे हम ऑलरेडी कर रहे हैं, फोर्सेस लेवल के ऊपर तो कर रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स मैन्युफैक्चरर है मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट की और तैयारों की। क्या हम कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं दुनिया भर में? तो पाकिस्तान में आपको जैसे कि पता होगा, एक तो एयरफोर्स भी मैन्युफैक्चर करी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जो कि खुद अपने ड्रोन डिजाइन्स को फ्रॉम स्क्रैच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड दैट इज अल्टीमेटली आवर टीम्स गोल एज वेल, कि हम जो 4 साल में हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं उन्हें इस तरह के स्किल्स इक्विप करके दें दैट दे बिकम एन इंजीनियर, जो कि दे कैन कम अप विद देयर ओन इनोवेटिव डिजाइंस। और ना सिर्फ डिजाइन के साथ उन्हें ये भी पता हो दैट हाउ आप एक कंपनी शुरू करेंगे और आप किस तरह जो मार्केट में लोगों को जहां जहां नीड है ड्रोन्स की, वो आप किस तरह अपने डिजाइन से केटर करेंगे। और पाकिस्तान में अब कंपनीज लाना शुरू कर रही हैं। आप एग्रीकल्चर में ड्रोन्स को देखेंगे, रियल एस्टेट में होते हैं, माइनिंग में, इवन ऑयल एंड गैस में। तो ये सब मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस जो कि थोड़े रिस्की काम होते हैं, ये ऐसे काम जहां पर आपके वर्कर्स खतरे में होते हैं, वो आप एक ड्रोन के जरिए आधे भी नहीं 1/10 ऑफ द टाइम में और काफी बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच गोपाल, फातिमा और बिलाल कि आप तीनों एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। लोगों ने अवार्ड भी जीता और आप रनर अप भी रहे इस कंपटीशन में, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हमारे साथ मौजूद थे फातिमा, बिलाल और गोपाल। बिल्कुल, और वक्त हमारे पास कम है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में आम शख्सियत, इंतहाई आम शख्सियत मादर मिल्लत खातून पाकिस्तान मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, जो कि जिनकी आज 54वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने अजीम भाई मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रफ़ाकत में गुजारा और रसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में भी तारीख साज किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। बचपन से ही मोहम्मद अली जिन्ना अपने भाई से बेनता मोहब्बत करती थीं। आला तालीम हासिल की और डेंटल सर्जन बनी। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद जो बैरूनी कर्जे थे, पसमानदगी थी, पसमानदा इलाकों में साइंटिफिक तालीम, निसाबात में इस्लामी इक़दार, पार्लिमानी दस्तूर की तश्कील में भी जो ताख़ीर थी और खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से गैर मुतवाज़िन रवैयों की जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाई और वतन अजीज़ में अमरीत का डट कर मुकाबला किया। फातिमा जिन्ना क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में कायद आज़म के शाना बशाना रही और कायद आज़म की वफ़ात के बाद उन पर बहुत मुश्किल वक्त भी आया। उनके खिताब पर पाबंदी लगाई गई, उन्होंने अपने भाई के मिशन को आगे बढ़ाया और इसी हवाले से आज हमने उनको खिराज तहसीन बिल्कुल, और 1967 में आपका इंतकाल हुआ। आज हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया। अगली शख्सियत जिनके बारे में हम चलते चलते बात करेंगे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाद, एक्टिंग के लिहाज से एक आइकॉनिक शख्सियत ज़हीन ताहिरा साहिबा, जो ताहिरा आपा के नाम से मशहूर थी, उनकी भी आज बरसी बनाई जा रही है। 9 जुलाई 2019 को हमसे जुदा हुई। 1939 लखनऊ इंडिया में पैदा होने वाली ज़हीन ताहिरा ने 700 से ज़ायद ड्रामास के अंदर अपनी कारकर्दगी की, अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। और अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, फिर और कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ द चलेगा। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।